नमस्कार, यम की टॉक्सो में आपका स्वागत है। ऐसा है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा में एक संशोधन हो रहा है, जिसको जो है एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट बोला जा रहा है 2025, जिसका अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो अधिवक्ता हित में नहीं है। अभी हाल तक अधिवक्ता जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे थे, जिससे अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिले, लेकिन इस जो अमेंडमेंट जो अभी हो रहा है वो प्रस्तावित है कि 25 तारीख को सदन में पेश किया जाएगा। उससे अधिवक्ताओं में निराशा है और अधिवक्ता लोग जो है वो हड़ताल पर भी हैं। इसी सिलसिले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आर.के. ओझा साहब हैं। आर.के. ओझा सर से हम लोग बातचीत करेंगे, आखिर जो ये अमेंडमेंट एक्ट का विरोध क्यों हो रहा है, इसमें कौन से ऐसे प्रावधान है जिसका अधिवक्ता लोग विरोध कर रहे हैं, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं के लिए कितनी आवश्यक है। हम आपको बता दें कि अधिवक्ता कल्याण निधि बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए आपने बनाया था, जो एक ऐतिहासिक कदम था। इसकी बड़ी चर्चा होती है। बहरहाल हम लोग आइए मुलाकात करवाते हैं आर.के. ओझा साहब से। सर, मेरे टॉक्सो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है आप उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं, बहुत समय दे देते हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये अमेंडमेंट एक्ट आने वाला है, आखिर जो है अधिवक्ता उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अधिवक्ता के हित में क्यों नहीं है? आपको कैसे लगता है कि अधिवक्ता के हित में नहीं है? देखिए, अगर आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता में अधिवक्ताओं का अगर योगदान का विषय आएगा तो शायद सबसे ज़्यादा योगदान अधिवक्ताओं ने किया है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थितियों में कोई भी कानून जो स्वतंत्रता का मूल आधार रहा हो, उसके बारे में अगर आप कोई संशोधन कर रहे हैं तो ये बात प्रचारित करके सारे कम से कम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार एसोसिएशन से आपको डिस्कस करना चाहिए और उसके आधार पे आपको करना चाहिए, जो मेरी राय में नहीं किया गया। और उसके कई प्राविधान जो हमारे मूल चरित्र अधिवक्ताओं का उसका हनन कर रहे हैं। नहीं, हड़ताल उसमें 35 है, धारा 35 है, उसमें कहा गया है कि आप ऐसा हड़ताल नहीं कर सकते हैं जो है न्यायिक कार्य को बाधित करे। ये कैसे गलत है? मैं इस हड़ताल करने की बात है, लेकिन सांकेतिक हड़ताल। मैं आपसे एक चीज निवेदन करता हूँ, हमारे हाई कोर्ट, जैसे हम लोग अधिवक्ता हैं तो मुख्य रूप से हाई कोर्ट उसके उत्तरदायित्व में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद मिनिस्ट्री आती है। बिल्कुल। एक चीज़ ये बताएं कि हमारे विषयों का कागनिजेंस सरकार या हाई कोर्ट कब ले रही और कैसे ले रही, कैसे ये साबित कर दें कि हम लोग अगर जाएं एक चिट्ठी दे दें और आप उस पर एक्शन ले लेंगे। पहले ये व्यवस्था हमारी सरकार कर दे, हमारे हाई कोर्ट और हमारे सारे लोग कर दें कि हमने आपसे बताई वो प्रॉब्लम है, आप उसको मीट करेंगे। अब बताने का तरीका जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में हो गया है कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं या आप उसके लिए स्ट्राइक प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, तब तक लोगों के कान ही नहीं खुलते हैं। तो तरीका पहले बताए। मैं तो स्वतः मेरे अपने कार्यकाल में 15-16 में मैं इलाहाबाद बार का अध्यक्ष रहा। 365 दिन की में जब जितने दिन वर्किंग होती है उसमें एक दिन भी स्ट्राइक नहीं हुई थी। कारण क्या थी कि उस समय हमारे चीफ जस्टिस थे, वो हमारी जो बात बार की आती थी, समस्या आती थी, उसको सुन के समाधान कर देते थे। आज आप समाधान करने की हैसियत में हैं। आज हमारी प्रॉब्लम सारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप चले आइए, 160 की स्ट्रेंथ है। 2002 में हुई थी, कोई नहीं कभी नहीं स्थित। और आज की तारीख में 78-79 जजेस काम कर रहे हैं इलाहाबाद लखनऊ मिला करके। कैसे काम होगा? तब केसेस हमारे पास जितनी संख्या तो उसके केसेस का 4 गुना हो जा रहा है। आज हमारे पास जजेज नहीं है, इफिशिएंट और क्वालिफाइड अच्छे जजेज नहीं है। इस सब की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। हम स्ट्राइक कहाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं, कोई वकील पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक नहीं चाहता है। स्ट्राइक केवल न्यायिक कार्यों में देरी की वजह से थोड़ी होती है, और भी तमाम वजह होते हैं अधिवक्ता स्ट्राइक करने नहीं, अन्य विषय जितने हैं जो मेरी तरफ के हैं, मैंने आपको बताया अभी एक विषय चल रहा है अपने हाई कोर्ट में। मैंने कहा कि बार काउंसिल जैसे हमारे यहाँ कचहरी में होता है कि आप डेथ पे है तो आप स्ट्राइक करते थे। देखिए, जब कभी पहले संख्या हमारे पास 100 थी, 2-4 साल में डेथ होती थी, तो हम लोगों ने साल कर दिया एज ए रेस्पेक्ट उस बॉडी के लिए। अब हमारे यहाँ 10 हजार वकील है सब जगह, हमारे यहाँ हाई कोर्ट में बदल गया। कचहरी में भी बात आनी चाहिए। जो हमारी तरफ से फॉल्ट है उसके लिए अभी मैंने कहा कि बार काउंसिल्स जितनी हैं आपस में डिस्कस करें, सारे बार एसोसिएशन को बुलाएं, बुला करके जो कुछ चीज़ें हैं, देखिए सिस्टम चलना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन सिस्टम में आप मुझे दबा करके हमारी बात को
कमजोर करके हमारी बात को न मानकर करेंगे, उसका तो विरोध होना चाहिए। मतलब हड़ताल का अधिकार चाहिए अधिवक्ताओं को। हड़ताल का अधिकार उस समय की चाहिए जहां की सिस्टम को सुधारने के लिए जरूरी है, वहां हड़ताल का अधिकार अवश्य होना चाहिए। या तो और कोई बताएं, या तो सरकार मुझे बता दे कि आपने बात बताई, इसका मैं तुरंत आपको 5 दिन के अंदर रिस्पॉन्स दूं। या एक निश्चित संख्या में अधिवक्ता सहमत हो तब भी, मतलब कोई रास्ता बताए। नहीं, सहमत प्रश्न आता है कि निर्णय आपको लेना है। जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, खास करके वकीलों की समस्या का समाधान सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हमारी आती है। तो आप वो संस्था बताइए कि हमने अपनी बात कही, उसको 10 दिन में आपने रिस्पांस दे दिया। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए न्यायिक व्यवस्था प्रॉब्लम आ रही है इस समय वर्तमान में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात है। आप इतने दिन से चल रहा है, सब लोग तो हैं, सब लोगों ने अपना आंख नाक कान मुंह बंद कर रखा है। बताइए कैसे वो प्रोटेस्ट का वो तरीका बताएं जिससे कि आप हमारी बात को सुन लें और रिस्पांस दे दें। हम उस पर तैयार हैं, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमको बताइए तो जिससे हमारी बात सुन लें। हाँ, नहीं तो स्ट्राइक का प्रावधान वापस लेना चाहिए। अभी आपने सर एक बात बताई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारे रूल और रेगुलेशन जो है फॉलो। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किसी को जो है वकालत करने का अधिकार देगी, तो इस पर भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपको बताएं, सेंट्रल हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पास हुआ है, उसमें हम वकीलों की ही संस्था के द्वारा उसको, क्योंकि एक्सपर्ट हमारा वकील की प्रॉब्लम क्या है उसको वकील समझेगा, उसमें जो कमियां हैं, मैं उसका पक्षधर हूं, कमियां हैं उसको संशोधन करना चाहिए, इसके लिए मैं पक्षधर हूं। बार काउंसिल को भी सोचना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, उसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन इस सेंट्रल गवर्नमेंट को जहां अनावश्यक रूप से इंटरफियर करके उनके काम में इंटरफियर करना स्वायत्ता के खिलाफ। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने गलत किया है तो हम रद्द कर सकते हैं। क्या रद्द कर सकते हैं? क्या हमने गलत कोई भी अगर आपने किसी कानूनी फर्म को मान्यता दे दिया है गलत तरीके से तो हम उसे रद्द कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते नहीं, ये हमारा ही निर्णय होना चाहिए। नहीं, आपको आइडिया होगा कि अगर आपने कोई गलत निर्णय दिया है तो उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाइए, आप रद्द हो जाएगा, प्रोविजन की जो खिलाफ होता है कोर्ट में। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसी सिचुएशन, अभी हमने उसको डिस्कशन देख लो, लेकिन अगर कोई जैसे सपोज के बार काउंसिल ने कोई गलत किया है तो आप कोर्ट में चले जाइएगा, खत्म हो जाएगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसका भी विरोध कर रही है कि हम जो है विदेशी फर्म को जो है निर्धारित हम ही रेगुलेट करें, सरकार ना रेगुलेट करे। ये बताइए कि विदेशी फर्म नहीं हो जाता, कानूनी फर्म को जब हेड मेन बॉडी हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है तो रेगुलेट कौन करेगा? आप उसके ज्यादा से ज्यादा रूल्स बनाते हैं, वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बन गया जिसमें रूल बनाने का अधिकार बीसीआई को दिया गया। तो उसमें अगर देखिए, मेरी बात से समझिए, आज की लड़ाई ये हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, ये आज की तरह मैं कोई विदेशियों से नहीं लड़ने जा रहा हूं। हमारे यहाँ आपके इलेक्टेड बॉडी हैं, इलेक्टेड पर्सन्स हैं, अगर वो बात किसी को कहते हैं कोई बात गलत है तो उसको आप चैलेंज कर दीजिए। जैसे हम आपके एक्शन को चैलेंज करते हैं वैसे बीसीआई के एक्शन को आप सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करिए कि गलत है, संविधान के खिलाफ है, आप उसको खत्म कराइए। लेकिन स्वायत्ता पे बार काउंसिल के मेरी राय में उचित नहीं होगा, इसलिए कि ये मैंने आपसे बताया 2025 के जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है इसमें जो ये बाधा डाल रहे हैं बार काउंसिल की स्वतंत्रता पर, ऐसा कहना है। स्वतंत्रता पे जो बाधा पड़ रही है वो उचित नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों से और बार एसोसिएशन के प्रतिष्ठित लोगों से मिलकर के इस पर डिस्कस करना चाहिए। राष्ट्रीय हित की कोई बात हो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको ओवर पावर करने जा रहे हैं। मेरी राय में उचित नहीं। अधिवक्ता लोग तो अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, हड़ताल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन जो अमेंडमेंट एक्ट ला रही है गवर्नमेंट, उसको अमेंडमेंट बिल जो ला रही है उसको वापस ले ले। इसमें तो सबसे ज्यादा सुरक्षा तो अब की बार वादियों को दे दी गई है कि अगर अधिवक्ता प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ काम करता है तो उसको जो है 3 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये नहीं होना चाहिए। बताइए कि अधिवक्ता अपने क्लाइंट के हित के खिलाफ कहाँ काम करता है, और अगर अधिवक्ता अपने क्लाइंट के हित के खिलाफ करता है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश मानी यूपी एक्ट और सेंट्रल एक्ट दोनों में ये प्रोविजन है कि आप कंप्लेंट करेंगे, उसकी मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद उसके डिसीजन की प्रोसीडिंग करके मेंबरशिप जा सकती है हमारे मिसकंडक्ट माना जाएगा अपने किसी। तो अभी तो 3 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, कम से कम वादी का नुकसान हुआ उसको मिल जाएगा। वादी को प्रश्न विषय नहीं है। एक चीज आपको बताएं, रेयर केसेस में कोई अधिवक्ता की बात आती है जो गलत काम करता हो तो उसके खिलाफ प्रोविजन दिया हुआ है, उसको आप मेंबरशिप से हटा सकते हैं। और अगर ये फैक्ट्स आप इसको लॉ में डाल देंगे, कानून में डाल देंगे,
तो हर वादी शिकायत करे। हर वादी हारने वाला है। मैं आपके इसके माध्यम से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और सारे सिस्टम के जो अधिकारी लोग हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने 498 किया, आपका मन क्या साफ था ये बात दूसरी रही है, जनता ने उसका कैसे मिसयूज हुआ, आज की तारीख में क्या स्थिति जा रही है। आप डोमेस्टिक वायलेंस पे आपने एक्ट पास किया, उसका मिसयूज क्या हो रहा है आप चले जाइए कानूनी दृष्टिकोण से। जब तक आप लोग ये कानून बनाते रहिएगा समाज नहीं सुधर सकता है जब तक कि सामाजिक चरित्र का निर्माण आप नहीं करेंगे। और मैं देख करके मैं दुखी इस बात का है कि हम जो कहते हैं बैठ करके गाना यहां बजाते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हम यहाँ कहते हैं कि सब कुछ सही होना चाहिए ईमानदारी, जब पर्दे के पीछे जाते हैं तो हम गलत कर रहे हैं। जब और जनता पूरी देख रही है आपको, वकीलों को आपको मालूम है, अधिवक्ताओं को जनता ऊपर ईश्वर, डॉक्टर और वकील को बड़ा सम्मान के बिल्कुल। आप कानून बना के उनकी स्टेटस को क्यों डाउन करने जा रहे हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से चर्चा कराइए, उस पर सुधार किया जाना चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, यूपी बार काउंसिल, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गलत का पक्ष, मैंने बताया ना कि हम स्ट्राइक की जहां बात है, मेरे कार्यकाल में एक दिन स्ट्राइक नहीं हुई थी। और दोबारा जब मैं बात करता हूं, मान लिया केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात है, सारे हाई कोर्ट है, हाई कोर्टों में अगर चीफ जस्टिस सामान्य बहुत छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मीट कर ले। आज जैसे आज की स्ट्राइक हमारे यहाँ बारिश जजेस की संख्या के आधार पे, अब बताइए आपको मालूम है फ्रेश मुकदमे जिसको कि दूसरे दिन बहस हो जानी चाहिए उसको लिए 6 महीने तक बहस हो रही, 4 महीने तक उसमें बहस नहीं, नंबर ही नहीं आ पा रहा। नंबर इसलिए नहीं आ रहा है कि जजेस की संख्या कम है, एंट्री हो रही है, एग्जिट हो नहीं पा रहा है, माने मुकदमे की संख्या आ रही है। 32 इस समय 34 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, बिल्कुल, और उसके बीच में 160 की स्ट्रेंथ 2002 में हो गया। कितनी सरकारें आई गई, अभी आपने संख्या इफिशिएंट जजेस में शब्द इफिशिएंट जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया आपने, तो अब ये प्रॉब्लम आएगी। सरकार की फेलियर है अपने इसमें सिस्टम बना है, कोलेजियम है, यहां से वहां तक है, लेकिन आप मेरी बात जरा समझिए, सिस्टम को जब आप ही ने सिस्टम बनाया है तो आप लोग मिल करके बैठ करके उसको आगे बढ़ाइए। अब उसको लिए प्रोटेस्ट वकील करता है तो आप कहते हैं कि आपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे वैसे हमें बताएं सर कि जो सरकार है ना, जो बनाई थी, जो है न्याय नियुक्ति संहिता जो बनाई थी और उसको जो रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उससे ज्यादा चिढ़ी हुई लग रही है। नहीं देखिए, चिढ़ना विषय नहीं है, तो अन्य जगहों पे अपॉइंटमेंट्स हो पा रहे हैं। प्रश्न एक चीज समझिए मेरी बात को, जैसे हम आप घर के मुखिया हैं तो छोटी मोटी बच्चे तो कभी कभी बच्चों से चिढ़ हो गई, कोई बात हो गई, हमको सिस्टम को ले जाना है। हमारे हाईकोर्ट की स्थिति जान जाइए कि शाम को हमारे सब जगह सारे अधिवक्ताओं की स्थिति ये है कि वो अपने क्लाइंटों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्लाइंट्स रो रहे हैं। सर मैं लीग से हट के अगर बात करूं तो सरकार बहुत ढेर सारे ट्रिब्यूनल बनाती जा रही है कि ताकि जो है हाई कोर्ट के काम कम हो जाए, ट्रिब्यूनल में मामला चला जाए। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की मंशा जो है न्याय प्रणाली को धीरे धीरे रिड्यूस करने के, जैसे नौकरियां खत्म करती जा रही है वैसे जो है न्यायिक प्रणाली को भी खत्म कर? नहीं, देखिए नौकरियां तो नहीं खत्म की है सरकार, अभी तक की स्थितियों में आपको नहीं आएगा। ट्रिब्यूनल सरकार बनाने के पहले बहुत विचार करना चाहिए। जो हमारे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजनेताओं को सिर्फ आईएएस अधिकारियों के कहने पे काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, जो मैं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अच्छा, पहले अधिवक्ताओं का जो सरकार में बहुत ज़बरदस्त समावेश था, वो देते, वो ओपिनियन देते थे सरकार की, जनता के द्वारा जो बात बताई जाती है। ट्रिब्यूनल आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में फेल हो गए हैं। उड़ीसा की सरकार ने, जो पिछली सरकारें थी, ट्रिब्यूनल जितने थे काफ़ी हद तक सबको खत्म, इवन सर्विस ट्रिब्यूनल उन्होंने खत्म कर दिया था। आप हमारे यहाँ 160 की स्ट्रेंथ करके देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको 80% प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और हमारे यहाँ इतने सफिशिएंट इफिशिएंट एडवोकेट्स हैं, अगर आप उनको एलिवेट करेंगे तो दे कैन परफॉर्म बेटर। आपको बस चुनना है, आगे प्रोसेस करके कैसे करना है आपकी ड्यूटी है ये बात। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अभी जो अमेंडमेंट होने जा रहा है उसमें एक चीज और भी है कि अगर कोई जाली अधिवक्ता है और पाया गया कि इन्होंने अधिवक्ता नहीं थे लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस किया है, उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने का प्रावधान है। ये सही है, उसको करना चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूं। जब आप अधिवक्ता नहीं हो कर रहे हैं तो आपको पास तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। और जो फर्जी लोगों को प्रोटेक्शन नहीं हमारा, देखिए आप समझिए कि एक वकील को क्या ड्यूटी दी जाती है। वकील शुद्ध ईमानदारी से, बिना डरे, बिना भय के अपनी बात को न्यायिक उसमें रखेगा। जब बिना भय बिना डर की बात रखेगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी के खिलाफ बात जाती है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए अगर आप वो, अच्छा एक बात है,
और हमको ये भी बताना है कि कानूनी दृष्टि से भी उचित होना चाहिए। अब कानून दृष्टि होना चाहिए। एक मेरा क्लाइंट कहता है कि नहीं ये कानून है, जबकि समझता हूं मैं कानून तो मैं अपना वाला कानून बताऊंगा जो सही मुझे लगता है ना, निर्णय जज साहब को देना है। बिल्कुल। तो अब उसमें अगर क्लाइंट ये कहते हैं कि साहब आपने ये कानून ये कैसे बता दिया है, तो कानून हमारे खिलाफ आपने बता दिया, तो ड्यूटी जो वकील की ड्यूटी जब डायस पे होता है तो उसकी ड्यूटी जज से बस थोड़ी सी नीचे रहती है कि सही बताना है। जज को दस्तखत करके मुहर लगा, माने अपनी दस्तखत करनी होती है, वकील को उस दस्तखत करने में सहयोग करने की बात होती है, और कोर्ट ऑफिसर माना गया है, कोर्ट ऑफिसर माना जाता है। तो इसलिए ये बात की जैसे अब उन्होंने कंप्लेंट कर दी। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी जज का निर्णय गलत हो जाए, हाँ मैं इस पर आने वाला था कि कभी कभी होता क्या है कि लोअर कोर्ट ने सजा दे दी, अपर कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, अब फिर अपर कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया। किसको सजा दे? मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं देखिए, नहीं, इसलिए नहीं हो चाहिए। इसीलिए ना अधिवक्ताओं पे ना न्यायमूर्तियों पे ये बात जानी चाहिए। कारण क्या होता है कि वो कानून की दृष्टि से अपने मस्तिष्क से काम करते हैं। वहाँ इलविल और बायस अप्रोच अगर नहीं है तो एवरीथिंग इज राइट, कानून सही है। इसीलिए आपको हमको पास 4 स्टेप दिया है। जैसे हमारे यहाँ है सिंगल जज डिवीजन बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी क्यूरेटिव पिटीशन की जाती है, रिव्यू एप्लीकेशन की बात है, तो ढेर सारी बातें हैं, लेकिन आफ्टर ऑल फिर भी ह्यूमन एरर होता है। तो ये बातें कहना कि उनके ऊपर होना चाहिए। बहरहाल सर, मैं आप लोगों के ही मार्फत से सुनता हूँ, एक केस में सेम सिचुएशन में अलग अलग फैसले जज लोग देते हैं, और कोई अगर बता भी दे कि फला बेंच ने साहब इसी आधार पर ये फैसला दिया, तो उसको वो बेंच मानने को भी नहीं तैयार। नहीं, ये बातें नहीं होती हैं। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, अगर वकील ने किसी जज को ये बताया कि आपने ये फैसला इसमें दिया, ये फैसला है, तो 2 बातें होती हैं। या तो जज उस फैसले को लार्जर बेंच को रिफर करता है, या तो उसको डिस्टिंग्विश करता है। अपने फैसले को नहीं, उसके समकक्ष कोई जगह। हाँ वही समकक्ष फैसला मैंने बताया कि ये फैसला आ चुका है इस विषय पे, तो जज या तो उसको लार्जर बेंच को 2 जजेस को रिफर करेगा, या 2 जज का है तो 4 माने 3 जज को रिफर होगा, या तो डिस्टिंग्विश कर देगा कि ये इस फैक्ट पे लागू नहीं होता है, ये स्थिति होती है। अदरवाइज अपवाद डाल देगा, ये रेयरेस्ट होता है। देखिए आफ्टर ये ब्लेम जुडिशरी पे इस लेवल पे नहीं दिया जाता है। सर हम लोग ह्यूमन एरर है, कभी कभी हम लोग अमेंडमेंट एक्ट पर थे, तो बहुत लंबा बहस हो जाएगा, मैं अलग से इस पर कार्यक्रम करूंगा। अच्छा सर आप बताइए, अधिवक्ताओं की बहुत लंबी मांग थी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए। अब एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आखिर कितना प्रोटेक्शन चाहिए? अधिवक्ता लोग तो देख रहे हैं कि पूरा जो जाम कर देते हैं, पूरा सिस्टम हिला देते हैं। जब स्वतंत्रता में अधिवक्ताओं ने जाम किया तब तो आपको बड़ा मजा आया था। और अगर आज किसी राइट काम के लिए जाम कर रहे हैं, देखिए गलत काम का मैं विरोध करता हूँ, मैं एक चीज बता दूं, सही है, लेकिन अगर सही काम के लिए जाम करते हैं तो राष्ट्र में तो प्रोटेक्शन में क्या क्या चाहिए? प्रोटेक्शन में जैसे क्या हुआ, अधिवक्ता काम कर रहा है, देखिए मेरी बात को, आप क्या हुआ 60 साल 70 साल मान लीजिए पैरालाइज हो गया, मैं ही काम कर रहा हूँ, अच्छा वकील पैरालाइज हो गया, हमारे पास क्या प्रोटेक्शन? कुछ तो एक मिनिमम एक आदमी को तो हो गया सोशल प्रोटेक्शन हो गया, आर्थिक प्रोटेक्शन इसी प्रकार से होना चाहिए आदमी को। हम अब क्या हुआ, हम अपने सत्य बात कर रहे हैं, एक जज को पसंद नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर दे रहा है, हमको प्रोटेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज है जजेस सुमोटो जो प्रोटेक्शन लेते हैं अपनी चीज में, तो अब वही सुन रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी आनी चाहिए, उन्हीं में होना चाहे, लेकिन एक बात अलग से होनी चाहिए। जब देखिए जब सत्य बात कहने की क्षमता होती है तो उसको बड़ा कठिन होता है। अच्छा बताइए, आप लोग मेडिक्लेम की बात करते हैं और अधिवक्ताओं को तनख्वाह की बात भी होती है कभी कभी, तो ये तो आप लोगों के एसोसिएशन भी दे सकते हैं। नहीं एसोसिएशन से नहीं दे सकते। देखिए एसोसिएशन हमने व्यवस्था लॉ में डाल दिया जाएगा, फिर एसोसिएशन की जरूरत नहीं, एसोसिएशन अपने लेवल में देती, कहाँ कितना दे देंगे सरकारें। एक ये थोड़ा कह रहे हैं कि हमको आप वो दीजिए, तनख्वाह दीजिए। ये होता है कि जैसे शुरू में अधिवक्ता हमारा प्रैक्टिस में आ रहा है, शुरू दिनों में उसकी प्रैक्टिस कम होती है, तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसको सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे उसके लिए लाइब्रेरी हो जाए, उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, वो 4-6 सालों के बाद उसकी स्थिति संभल जाएगी, अपना काम करने लगे। ये थोड़ी बात आती है, किसी के लिए बात आती है। और हाँ, कुछ व्यवस्थाएं सोशल सिक्योरिटी समाज में जितने भी उन्नत राष्ट्र हैं, आपको बता दूं, वहाँ पे भी सोशल सिक्योरिटी सिर्फ अधिवक्ता नहीं, समाज के सभी वर्गों के लिए। अच्छा, तो अधिवक्ता के लिए ठीक है, आप प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं, अधिवक्ताओं से प्रोटेक्शन कैसे जो है करवाया जाए किसी का? वो लोग भी तो तमाम जगह जो है अपने प्रोफेशनल इथिक्स के खिलाफ काम करते हैं। आप एक भी जो सुनिए मेरी बात को, प्रोफेशनल इथिक्स के खिलाफ काम करने वाले के पास आपके पास 3 ऑप्शन है। उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं आप, उनके खिलाफ अगर कंप्लेंट करिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कर सकती है, और अगर वो
प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन द कोर्ट रूम कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में जा सकते हैं। सारी चीजें उनके खिलाफ काम करने के लिए क्या। और इसके बाद एक आम आदमी, हाँ। एक आम आदमी जो अड़ोसी पड़ोसी हो, अपने अधिवक्ता पड़ोसी से पीड़ित हो, तो वो ऐसी प्रोसीडिंग कैसे? अभी बताइए, नेताओं से बगल वाला पीड़ित होता है तो क्या व्यवस्था है आपके पास? समाज में चरित्र का उत्थान करना पड़ेगा ना। हम किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता, किसी विधायक के अगल बगल रह रहे हैं, हमारा प्रोटेक्शन आप कैसे देंगे? होती है प्रॉब्लम आपको? वो तो व्यक्तिगत कमियां है ना व्यक्ति की। आप ये कह सकते हैं किसी जज के खिलाफ कोई बगल बैठा है उसको भी प्रॉब्लम आती है, वो व्यक्तिगत जज की कमी है, ये व्यक्तिगत वकील की कमी है, व्यक्तिगत नेता की कमी है। सर अभी मुझे एक चीज याद आ गया, एक चीज और है, अधिवक्ता लोगों की ये भी मांग है कि कभी कभी क्या कहते हैं, किसी केसेज में मान लिया हाई प्रोफाइल का केस है और कोई अधिवक्ता लड़ रहा है और ही डूइंग गुड लेबर, तो पता लगा कि विरोधी उसको धमकी दे देता है। नहीं, अगर धमकी देता है, जो अगर वकील, देखिए दो बातें हैं। हाँ, अगर इसके खिलाफ भी मांग की गई है कि हमको ये भी प्रोटेक्शन चाहिए कि हाँ, कोई इस तरह की चीजें ना कर सके। देखिए आज की तारीख में ये उन्नत, हमारे जो टेक्नोलॉजी बड़ी उन्नत हो गई है, तो ऐसी स्थितियों में अगर ये बातें आ रही हैं तो हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कि हम सपोज के मैं सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा हूँ और सरकार मेरे कार में, तो मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर हम किसी बहुत बड़े गुंडे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, माने वो मुकदमा कर रहे हैं, अगर वो हमको बॉर्डर की स्थिति में हमारी स्थिति आ रही है, लोगों को, वकीलों को मर्डर होते हुए आपने देखा है, मर्डर हो रहा है, वकीलों के भी हो रहे हैं, तो वो उसके लिए प्रोटेक्शन आपको मिलना चाहिए। ये प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल होना चाहिए। शामिल होना चाहिए। आप जितने न्यायमूर्ति हैं, जितने आप विधायक हैं, जितने एमपी हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, उनको आपने, जितने चोर डकैत हैं वो भी जो नेता बने उनको भी आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सही है। तो दीजिए, लेकिन हम व्यक्तिगत एक चीज आज बता दें, फिर भी आपको बताऊं, अगर वो अच्छा वकील है और वकील के चरित्र के साथ है तो दुनिया को कोई गुंडा उसको कभी छेड़ने नहीं आता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हम लोग बहुत लड़ते हैं चुनाव, बहुत सारे लोगों हाँ, अपनी पूछ अगर नहीं दबी है तो किसी की हिम्मत नहीं होती। और कभी भी विपक्षी भी जो हम जिसके खिलाफ में हम लोग लड़ते हैं, वो भी उस वकील की इज्जत करता है, इसलिए कि भाई वो अपने क्लाइंट के लिए लड़ रहा है। तो ये मेजॉरिटी में नहीं होता है, कभी एक्सेप्शनल बातें आती हैं। ऐसा जो है कभी कभार हो जाता है। कभी, वो तो दुनिया का भाग है, किसको नहीं कह सकते हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मारा जा सकता है, हमारे यहाँ माने किसी के यहाँ राष्ट्र बने, अमेरिका का राष्ट्रपति मारा जा सकता है, तो कहीं भी दुर्घटनाएं हो सकती है, वो बात छोड़ दीजिए। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट अगर ये वकील अपने चरित्र और नैतिकता के साथ सिर्फ वकालत कर रहा है, फिर मैं बता दूं, उसके साथ जो साइड बिजनेस कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग एक्सेट्रा में है, वही लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर शुद्ध वकील कोई अपना काम कर रहा है तो वो सब प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहा है। और मैं वकीलों से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि आप स्वतः अपना चरित्र निर्माण करिए और वकालत पेशा करें तो ईमानदारी से वकालत पेशा करिए। कम ज्यादा है तो आपके भाग्य ऊपर है, नहीं है तो छोड़ के फिर दूसरा धंधा करिए। सर अभी जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, इसमें एक चीज और है, अधिवक्ता को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश के। क्या पहले ऐसी गिरफ्तारी से रोक नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आप अगर हम जनरल लॉ में आ रहे हैं तो हमको गिरफ्तार हो सकते हैं। नहीं, अधिवक्ता के लिए तो अब इसमें है उस प्रावधान की जो है बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नहीं जो है गिरफ्तार। नहीं, वो दूसरे पॉइंट्स पे है। जनरल अगर एफआईआर दर्ज हो रहा है तो ही कैन बी अरेस्टेड, एनीवन कैन बी अरेस्टेड। सिर्फ प्रोटेक्शन एफआईआर के खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है और उनको राज्यपाल को भी होगा। राज्यपाल को है, जजेस को है, सिटिंग जजेज हैं। सांसद विधायक को भी अगर वो चल रहा है, क्या सदन चल रहा है, सदन चल रहा है विशेषाधिकार के समय तो उसके बाद तो सब अरेस्ट किए जा सकते हैं, तो वकील भी किया जा सकता है। चलिए सर, एक सीनियर और वरिष्ठ अधिवक्ता के नाते जो है अंत में आप अधिवक्ताओं को जो है इस मुद्दे पर, यानी जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, इस पर आप अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपके माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी और यूपी बार काउंसिल को और सारे अधिवक्ताओं से बात कहता हूं कि, और केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, इस इशू पे डिटेल डिस्कशन करें। कोई आवश्यक विषय है तो उसके पास आप जाएं। अनावश्यक रूप से अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पे प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास न किया जाए। मेरा निवेदन भी सबसे यही है। और विषय डिस्कस होना चाहिए। कहीं कमियां हमारे अंदर हैं, जैसे मैं पहले भी कहता हूं कि कुछ विषय हमारे यहाँ स्ट्राइक के अनावश्यक हैं, कचहरी के लोगों को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी कचहरी 80-90% चले, हमारे हाई कोर्ट्स भी माने कोर्ट जितनी चलें, हम काम से ना भागें। और मैं एक चीज़ बता दूं आपके माध्यम से, हम काम कर करके सरकार और ये जो अधिकारी हैं, सरकार माने अधिकारी हैं जो गलत कर रहे हैं, उनको हम हरा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे स्वायत्ता और अधिकार के खिलाफ आता है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारे पास रहना चाहिए। रहना क्यों, जाना नहीं चाहिए। जाना मतलब
एट लास्ट आप कहना चाहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट बिल जो है पेश करने वाली सरकार, इसको ना करे, अभी ना करे, उस पर डिटेल डिस्कशन करे, कहीं कोई बात आती है तो उस पर आवश्यक सुधार। तो भाई 28 तारीख तक आपने सुझाव मांगे, अभी आपने बनाओ, फिर आपने उसको 25 को पहले तो उस पर डिस्कस कर लेना चाहिए। और ये इशू देखे अधिवक्ताओं से रिलेटेड है, तो कृपया, अधिवक्ता माने जो समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग, जो BA LLB मिनिमम होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और आप उससे डिस्कस करने वाले 4 ठो 10 ठो 20 ठो IAS बन करके ड्राफ्ट बना करके आगे स्थिति जा रही है, डबल ग्रेजुएट्स होते हैं। आप उनके बड़े सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारे यहाँ, जो थोड़ा बाहर या समाज में भी जो एक्टिव है, उनसे मिलकर के 100-200 लोगों से मिला करके एक डिस्कशन करिए। आवश्यक कोई बात है जो राष्ट्र हित में जरूरी आप करिए, लेकिन अनावश्यक अधिवक्ताओं के अधिकार का हनन का मैं विरोध करता हूँ। और एक्सटेंशन को बढ़ा देनी चाहिए ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिले और जल्दी अब यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सारी बातें मुझसे कर रहे हैं। सरकार या जो भी पदाधिकारी इस विषय में हैं, किसी को रोकने के पहले ये बता दें कि उसके ग्रीवांस को आप कितने दिन में कैसे, आप हमने कहा आपने कर दिया, कौन में स्ट्राइक, क्योंकि वकील अगर स्ट्राइक पे जाता है तो जानते हैं उसको कितना नुकसान होता है, क्लाइंट का नुकसान होता है, परेशानी उसको आती है, वो मुकदमा उसी को बहस करना है तो बेचारा उस मरना तो उसी को, स्वर्ग उसी को मिलना, तो ऐसी स्थिति में वो मजबूरी में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विषय पर सरकार पहले बिल पेश करने के पहले डिटेल डिस्कशन करे। डिटेल डिस्कशन करने के बाद अगर सरकार ये पाती है कि कहीं जरूरी बातें हैं, तब उसको पब्लिश करके ऑब्जेक्शन करके वो बात करे। और इस ढंग से तेजी से करने से, और ढेर विषय इसमें मेरी राय में गलत है, उसको सरकार को मानना चाहिए, नहीं करना, मानना चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा साहब थे। आपका कहना था कि सरकार जो है जल्दबाजी ना करे और जल्दबाजी में जो है ये अमेंडमेंट बिल ना पेश करे, जिससे अधिवक्ताओं के हित के खिलाफ जाए। हड़ताल करना जो है ये एक राइट है और गलत बात के लिए ही हड़ताल की जाती है। आपका ये भी सुझाव है कि जैसे हाई कोर्ट में जजों की संख्या कम है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए ताकि जो है फ्रेश केस की सुनवाई और पेंडेंसिंग की सुनवाई जो है जल्दी से हो सके। चलिए, अन्य विषयों पर भी मैं RK ओझा सर से बात करूंगा। देखते रहिए MT टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।